हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के इस सीरीज में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारा पिछला कक्षा अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, इस क्लास में मैंने पहले भी बताया कि हम जो है अभी पहले थ्योरी क्लास पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बाद से जो है हम पूरा एमसीक्यू इसका बाद में हम करेंगे। अभी पूरा सिलेबस को हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। इसके बाद फिर हम 2-3 क्लासेस और है थ्योरी के। इसके बाद फिर हम अदर सब्जेक्ट के बारे में, अदर सब्जेक्ट को लेकर के हम चालू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हम पहले थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद जो है 10-15-20 क्वेश्चन जो है बाद में एमसीक्यू को देख रहे हैं। जैसे कंप्लीट हो जाता है इसके बाद से जो है फिर हम एमसीक्यू को सारा चीजें करेंगे। ठीक है, तो आप थ्योरी को जरूर देखिएगा। वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है शिक्षण अभिरुचि में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये हमारा जो क्लास है हमारा 11वां क्लास है। और शैक्षणिक प्रयोग या समस्याएं एवं नवाचार ये भी एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम पूरा थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। अगर आप अभी 2025 में डीएड या बीएड की प्रवेश परीक्षा 2025 की अगर आपको तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आपको इसकी संपूर्ण तैयारी जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, है ना। सीजी में जो प्री बीएड और प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है 2025 में, उसके लिए ये क्लासेस है ना। जो शिक्षण अभिरुचि है अपने आप पर बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में जो है अच्छा नंबर स्कोर हमसे किया जा सकता है ना। इसका जो नंबर वेटेज रहता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 30 नंबर है, इसीलिए हमने इसको पहले फोकस किया है। फिर जो जितना जितना नंबर का रहेंगे उसको हम वैसे ही डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका आपने पिछला अगर कक्षा अगर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। पहले क्लास में हमने पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे डिटेल से और क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इन सारी चीजों के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो इसी में आगे चलते हैं इसी में। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम बात करेंगे और इसको समझेंगे पूरा थ्योरी क्लासेस को कि हमें क्या। ठीक है दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा जो है 11वां नंबर का टॉपिक है। ठीक है, 11वां टॉपिक है और इस टॉपिक में हम जो देखने वाले हैं शैक्षणिक प्रयोग समस्या व नवाचार के बारे में समझेंगे। ये क्या है, कैसे है, इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी में उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से जो है फिर हम एमसीक्यू को करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते चलिएगा और इसको समझते चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो शिक्षण प्रणाली, जो प्रणाली की वर्तमान पद्धति में अनेक विसंगतियां हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। अनेक प्रकार की विसंगतियां हमारे आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति में, जिनके परिणाम स्वरूप शिक्षा का रूढ़िवादी ढांचा वर्षों से चला आ रहा है। इन विसंगतियों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस होती है। मतलब जो हमारी शिक्षा है इसमें आज की जो वर्तमान स्थिति है ना, और ये जो रूढ़िवादिता जो चलता आ रहा है ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। इन विसंगतियों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली में क्या है, सुधार की बहुत ही आवश्यकता है ना, महसूस होती है। और इसके लिए बुद्धिजीवों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को रोचक एवं सरल बनाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों का प्रयोग करके अध्ययन का एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। समय समय पर शिक्षा के पद्धति में नए नए बदलाव किए गए हैं, नए नए इसको सरल बनाने के लिए, रोचकता बनाने के लिए जो हमेशा जो निरंतर जो है शैक्षणिक प्रयोग किया जाता है और अध्ययन को एक नए तरीके से दृष्टिकोण सोचने विचारने के लिए विकसित किया जा रहा है ना। यह एक आदर्श शिक्षा को चाहिए कि इन विशिष्ट कौशलों का प्रयोग, तकनीकों का प्रयोग शिक्षण में करें। मतलब एक आदर्श शिक्षक अगर है तो उसको चाहिए कि ये जितने भी शिक्षा में, शिक्षा के पद्धति में जितने भी शैक्षणिक प्रयोग हो सकते हैं, नवाचार हो सकता है, जो समस्याएं होती हैं, इन सभी को उसको अच्छे से डील करने के लिए आना चाहिए। हर चीज में कौशल हो, है ना, उसके अंदर विशिष्ट कौशल भी विकसित हो। आज की नवीन शिक्षा
प्रणाली में नवीनतम युक्तियां जैसे कंप्यूटर हो गया, दृश्य श्राव्य सामग्री हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी, जितने भी होते हैं तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आज की शिक्षा प्रणाली में इन सभी जो नवाचार है, टेक्निकल चीजें हैं, शैक्षणिक पद्धति में जो है इन सारी चीजों को शिक्षा में उपयोग किया जा रहा है ना। इसके परिणाम स्वरूप जो है शिक्षा का सरलीकरण और उन्नयन हुआ है। छात्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रूढ़िवादी रटने की पद्धति को समाप्ति हुई है। मतलब पहले क्या रहता था कि हम जो रटन प्रणाली था, जो रटने की जो प्रक्रिया थी, है ना, रूढ़िवादी चलती थी, इस पद्धति को है आज की शिक्षा, है ना, इसको लगभग समाप्त करने की ओर है। इसके स्थान पर जो है नए नवाचार, टेक्नोलॉजी, शैक्षणिक गतिविधियां, इन सारी चीजों को अब ज्यादा महत्व दिया जा रहा है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का बाल केंद्रीकरण हुआ है। मतलब अब जो है, पहले क्या रहता था कि एक टीचर जो है वो टीचर केंद्रित एजुकेशन होता था, शिक्षा होती थी, शिक्षा केंद्रित प्रणाली चलती थी, लेकिन उसको समाप्त करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है और बाल केंद्रित जो है शिक्षा का शुरुआत विकसित हो रहा है ना। अब जो है विषय केंद्रित मात्र नहीं रही है, नई आधुनिक व रोचक शैक्षणिक पद्धतियों का प्रयोग से विद्यार्थियों की अधिक रोचकता एवं सरलता से शिक्षण प्राप्त कर पा रहा है ना। मतलब जैसे ये बाल केंद्रित जब से हुआ है तब से क्या है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो रोचकता के साथ और सरलता के साथ शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी अधिक रोचकता दिखा रहा है ना। उपयुक्त पद्धतियों के अतिरिक्त आजकल शैक्षणिक उन्नयन के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत शिक्षण, प्रोग्राम लर्निंग कार्यक्रम जो है शिक्षण एवं माइक्रो शिक्षण, समूह शिक्षण जैसी विधियों का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो इसी में आगे चलते हैं। इसी में फिर लास्ट में जो है 10 से 15 क्वेश्चन में एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो शैक्षणिक प्रयोग का अर्थ, है ना, शैक्षणिक प्रयोग का अगर अर्थ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक प्रयोग का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में नए तरीकों, तकनीकों या फिर उपायों का परीक्षण और कार्यान्वयन करना, ताकि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम आसानी से समझेंगे तो जो शैक्षणिक प्रयोग का अर्थ क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तकनीकों का प्रयोग करना, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, है ना, और परीक्षण जितने भी होते हैं कार्यान्वयन करना, ताकि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को और भी बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है कई सारे इसमें है जिसको शामिल किया गया, उसको देखेंगे। तो नए शिक्षण विधियों का परीक्षण करना पहला हमारा है। नए शिक्षण विधियों का जो है हमें परीक्षण करना, जैसे कि हम प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं आज के दौर पे देखेंगे तो लैपटॉप वगैरह, है ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है क्लासरूमों को और भी अट्रैक्टिव तरीके से हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो बच्चा है उसको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। खेल आधारित शिक्षा, खेल के आधार पर खेल के माध्यम से हम बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। कई सारे ऐसे खेल हैं जिसमें हम खेलों के माध्यम से जो है बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा पर भी आजकल बहुत जोर देखने के लिए मिल रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, जो ऑनलाइन टीचिंग है, इसका आजकल आज के दौर पर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम नए शिक्षण विधियों का परीक्षण, इस तरीके से हम विद्यालय में अपना कर सकते हैं। नई तकनीकों का उपयोग किस तरीके से होगा, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, विजुअल रियलिटी शिक्षा, ये सारी चीजें जो आती है नई तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम में बदलाव ये कैसे है, तो छात्रों की आवश्यकता और रुचियों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए जो है समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, मूल्यांकन के नए तरीकों से उपयोग, तो किस तरीके से होगा, छात्रों की प्रगति और समझ को मापने के लिए जो है समय समय पर मूल्यांकन के नए तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षण वातावरण में बदलाव, तो शिक्षण वातावरण में बदलाव छात्रों के लिए अधिक सहायक और आकर्षक वातावरण बनाना, ताकि छात्रों का जो है वातावरण अच्छा हो, सीखने के लिए बेहतर उसको इन्वॉल्वमेंट मिल सके, है ना, उसका परिवेश बेहतर हो, ताकि जो है बच्चे को लर्निंग करने में आसानी हो, सहज महसूस हो। ठीक है, आगे देखेंगे तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक प्रयोग का उद्देश्य यह पता लगाना है कि शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक, है ना, और सुलभ कैसे बनाया जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है ना।
नवाचार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नए विचारों तथा दृष्टिकोणों का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को सर्वोत्तम संभव जो है शिक्षा मिल रही है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है जो इसके लिए बहुत ही जरूरी है ना, शैक्षणिक प्रयोग को लेकर के, या जैसे कि नए शिक्षण विधियों का परीक्षण किस तरीके से होता है, नई नई जो है तकनीकों का उपयोग करना है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना है, मूल्यांकन के नए तरीकों का उपयोग करना है ना, और शिक्षण वातावरण में बदलाव करना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, है ना, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि जो है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें नंबर हम बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आया रहेगा, आप चीजों को अच्छे से समझे रहेंगे, तो वहां पर आपको फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, इसी में आगे चलते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो शैक्षिक प्रयोग का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले उन प्रयासों से है जिनका उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रयोग का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले उन सभी प्रयासों को है जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको बेहतर तरीके से शिक्षण उद्देश्य को, है ना, और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बनाने का जो है एक प्रयास है। ठीक है, इसमें नए तरीके, तकनीकों, उपयोगों, उपायों का लागू करना और उसका परीक्षण करना भी शामिल होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो शैक्षणिक प्रयोग को परिभाषित करती है। अब यहाँ पर कुछ मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना। उद्देश्य इसका देखेंगे तो उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, छात्रों को सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना और शिक्षण को अधिक प्रभावी ढंग से बनाना, ये हमारा शैक्षणिक प्रयोग का नवाचार का उद्देश्य होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकें, है ना, उसमें सुधार कर सकें, उसको और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उसको परिणामों को कैसे बेहतर बना सकते हैं और शिक्षण को अधिक प्रभावी ढंग से जो है किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी चीजों को ये उद्देशित करता है। ठीक है, प्रक्रिया समझेंगे तो प्रक्रिया क्या है कि नए शिक्षण विधि तकनीकों या उपायों को लागू करना, डेटा एकत्र करना और परिणामों को क्या है कि विश्लेषण करना। तो ये सारी चीजें क्या है इसमें प्रक्रिया में शामिल है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे, इसी में उदाहरण अगर समझेंगे तो उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करना, ये हमारे लिए बेस्ट उदाहरण है नवाचार और शैक्षणिक प्रयोग को लेकर के। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा को लागू करना, ठीक है, खेल आधारित शिक्षा का उपयोग करना, नई तकनीकी जैसे कि विजुअल रियलिटी, ठीक है ना, VR, या फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, AI जिसको कहते हैं, का उपयोग करना हम शिक्षा के क्षेत्र में करें, है ना। पाठ्यक्रम में बदलाव करना और मूल्यांकन के नए तरीकों का भी प्रयोग करना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा महत्व देखेंगे इसका, जो है किस तरीके से महत्व है। तो शैक्षणिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि छात्र की शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की बदलती मांगों को जो है पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट इसका जरूर लीजिएगा, बेहद ही जरूरी है ये। ठीक है ना, आगे चलेंगे। इसी में देखेंगे तो शैक्षणिक प्रयोग जो है, शैक्षणिक प्रयोग समस्या एवं नवाचार का अर्थ जो है शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयोगों और उनमें आने वाली समस्या और नए विचारों को जो है, विचारों को नवाचारों से ये चीज रखता है ना। अब देखेंगे शैक्षणिक जो प्रयोग है इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले नए तरीकों या प्रयासों को हम शैक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत रखेंगे। छात्रों को सीखने के लिए नए तरीकों का परीक्षण करना और नई तकनीकों और उपकरणों का भी उपयोग करना, शैक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब समस्याएं अगर देखेंगे तो शिक्षा में आने वाली उन चुनौतियों और कठिनाइयां आती हैं, है ना। शिक्षा में आने वाली चुनौतियां और कठिनाइयां भी बहुत सारी ये समस्याएं क्रिएट करती है। शिक्षकों और छात्रों में आने वाली बाधाएं, ये भी इसकी समस्या है। पुरानी और अप्रभावी शिक्षण विधियां, ये भी जो है शैक्षणिक प्रयोग के लिए हमारे लिए समस्या पैदा करता है। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आगे देखेंगे तो हम इसमें जो है कुछ किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, है ना। देखेंगे शैक्षणिक प्रयोग में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके महत्वपूर्ण निम्नलिखित बिंदु से हम समझ सकते हैं जिस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किस तरीके से हो सकता है उसको समझेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि शैक्षणिक प्रयोग से नए शिक्षण विधि, तकनीकों और उपायों का परीक्षण होता है जिससे जो है शिक्षा को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण जो है बनाया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए तकनीकों का प्रयोग करके, है ना, नए शिक्षण विधियों का, तकनीकों का और उसका परीक्षण करके जो है जिससे शिक्षा को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण जो है बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे तो यह छात्रों को सीखने के परिणामों को जो है
बेहतर बेहतर बनाने में जो है मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो नवाचार को बढ़ावा देना किस तरीके से होता है। नवाचार को बढ़ावा देना तो शैक्षणिक प्रयोग में नए विचारों और दृष्टिकोणों से प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जो है नवाचार को बढ़ावा मिलता है। आगे देखेंगे तो यह शिक्षा को गतिशील और बढ़ते समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने में भी हमारे मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना तो किस तरीके से होता है। छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना तो इसको समझेंगे। शैक्षणिक प्रयोग छात्रों को विभिन्न आवश्यकता और सीखने की शैलियों में ध्यान रखते हुए शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने में भी ये मदद करता है। और आगे देखेंगे यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है और सभी छात्रों को सफल होने का जो है अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं इसी में। अब इसमें जो है देखेंगे समस्याओं का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे, है ना। सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शैक्षणिक प्रयोग शिक्षा में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान खोजने में भी ये मदद करता है और यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण प्रथाओं में सुधार करने और छात्रों को सिखाने में भी आने वाली बाधाओं को दूर करने में ये सक्षम होता है। तो समस्या का समाधान इस तरीके से जो है शिक्षण शैक्षणिक प्रयोग का हम कर सकते हैं, है ना। तकनीकी विकास को क्या है कि अपनाना, तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं देखेंगे। शैक्षणिक प्रयोग जो है नई तकनीकी जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस को शिक्षा में एकीकृत करने में जो है हमारा मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे यह छात्रों को 21वीं सदी के कौशल विकसित करने और डिजिटल युग के तैयार होने में भी हमारा मदद करता है। ठीक है, संक्षेप में अगर कहेंगे तो शैक्षणिक प्रयोग शिक्षा को अधिक प्रभावी, नवाचारी और छात्रों के लिए प्रासंगिक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है ना। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, बेहद ही जो जरूरी है इस सारी चीजें। आगे देखेंगे तो शैक्षणिक प्रयोग समस्याएं एवं नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें विस्तार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे शैक्षणिक प्रयोग। ठीक है ना, तो शैक्षणिक प्रयोग किस तरीके से देखेंगे। शैक्षणिक प्रयोग का अर्थ है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए तरीकों और उपयोगों का परीक्षण और कार्यान्वयन करना, ये हमारा शैक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत आता है ना। इसमें नए शिक्षण विधि जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, नई तकनीकों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, पाठ्यक्रम में बदलाव, मूल्यांकन के नए तरीकों और शिक्षण वातावरण में भी बदलाव में शामिल है ना। आगे देखेंगे तो शैक्षणिक प्रयोग का मुख्य जो उद्देश्य पता लगाना है कि शिक्षा को और अधिक प्रभावी, रोचक, सुलभ कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये शैक्षणिक प्रयोग के अंतर्गत ये सारी बातें आता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो समस्याएं क्या आती है। तो शिक्षण प्रणाली में कई चुनौतियां और कठिनाइयां मौजूद होती हैं, जैसे कि पुरानी और अप्रभावी जो है शिक्षण विधियां, छात्रों की कम उपस्थिति, सीखने में कठिनाई, संसाधनों की कमी और शिक्षक छात्रों को आने वाली जो है बाधाएं। ठीक है, आगे देखेंगे इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शैक्षणिक प्रयोग और नवाचार आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब नवाचार को थोड़ा सा समझेंगे। नवाचार है ना, नवाचार को तो नवाचार का अर्थ, ये सारा चीज जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आपको हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। नवाचार का अर्थ है शिक्षा में नए और रचनात्मक विचारों को लागू करना, यही हमारा नवाचार कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें शिक्षण के नए तरीके, नई तकनीकें और उपकरणें शामिल है जो छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में जो है मदद करती है। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और व्यक्तिगत शिक्षा जैसे नवाचार शिक्षा को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसका महत्व को समझेंगे, नवाचार का महत्व को देखेंगे। तो शैक्षणिक प्रयोग समस्याएं और नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये शिक्षकों को बेहतर ढंग से सिखाने, छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने और शिक्षा को भी जो है सभी के लिए अधिक सुलभ बनाने में भी हमारा मदद करता है। आगे देखेंगे शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा छात्रों की आवश्यकताओं और समाज की बदलती मांगों को भी ये पूरा करता है। ठीक है, संक्षेप में अगर हम कहेंगे संक्षेप में इन सारी चीजों को तो आप इस एक लाइन में समझ सकते हैं। शैक्षणिक प्रयोग समस्याएं और नवाचार शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और प्रासंगिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करता रहता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। अब हमारा जो थ्योरी था इम्पोर्टेंट है, उसके आधार पर हम कुछ जो है एमसीक्यू को देखेंगे, जो 10 से 15 एमसीक्यू मैं इसमें डालने का प्रयास किया हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। थ्योरी को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, है ना। स्टार्टिंग से अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया तो उसको आप जरूर विजिट करके देखिएगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उसमें आपको शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारी क्लास 1 से लेकर के, है ना, सिलेबस क्लास 1 से लेकर के अब तक का जितना हुआ है आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो उसमें आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि क्या बोलना चाहिए, एमसीक्यू को देखेंगे कि जो थ्योरी हमने जो कुछ भी देखा वो थ्योरी जो है किस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको हम समझेंगे कि क्या इसमें बेहतर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो महत्वपूर्ण हो सकता है, और इस क्वेश्चन के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है पेपर जब होगा तो उसमें प्रश्न को पूछा जाता है ना। तो पहला हम देखेंगे, पहला प्रश्न हमारे पास, पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, मतलब अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो, है ना। तो अब ऑप्शन बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या सही हमारा हो सकता है। तो जो बोल रहा है उससे पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, क्या ऐसे शिक्षक से बालक पढ़ना पसंद करेगा जो उन बच्चों को पहले से शिक्षक पढ़ा चुके हैं, या स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, या फिर तीसरा है उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, या फिर अगला है जो छात्रों की समस्या को हल करने में रुचि रखते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकांश, प्रश्न कहता है कि अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो उनसे पहले मतलब उन्हें पढ़ा चुके हों, है ना, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हो, उन्हें प्रभावी व्यक्तित्व तो मानने वाले हो, और चौथा नंबर है जो छात्रों की समस्या को हल करने में रुचि करते हो। तो ऐसे छात्र, है ना, मतलब अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को जो है हल करने में रुचि रखते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप क्वेश्चन और ऑप्शन को रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें जो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे उससे पहले पढ़ चुका हो, ये उतना सही नहीं लग रहा है। स्कूल में अति योग्य शिक्षक मानने, ये भी सही नहीं है ना, और उन्हें प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लगते हैं, ये भी है ना। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे बेस्ट उत्तर लग रहा है जो उसकी समस्या को हल करने में रुचिपूर्ण उसका मदद करते हो, ऐसे शिक्षक जो छात्र हैं वो अधिक जो है उत्सुकता के साथ अध्ययनरत करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। आगे दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है, कि हम छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उसका बेहतर जो है उपाय क्या हो सकता है। इसको हम देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कि छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में जो है शामिल किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, छात्रों को अच्छी नागरिकता से संबंधित कोई नाटक दिखाया जाए। आगे देखेंगे, छात्रों को अच्छे नागरिक के गुणों व कर्तव्यों के बारे में उपदेशित किया जाए। और चौथा दिया है, छात्रों को अच्छी नागरिकता के बारे में पुस्तक पढ़ाने को कहा जाए। तो सबसे बेस्ट है ना, छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल, ये तो है सभी, मतलब छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय, ये चारों उपाय जो है अपने आप पर है, मतलब सही ही है, मतलब इसमें से कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। मतलब छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल किया जाए, ये भी हो सकता है। छात्रों को अच्छी नागरिकता से संबंधित कोई नाटक दिखाया जाए, ये भी हो सकता है। और छात्रों के अच्छे नागरिक के गुणों और कर्तव्यों के बारे में उपदेश दिया जाए। और अगला है, छात्रों को अच्छी नागरिकता के बारे में पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाए, है ना। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन कह रहा है ना, इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर बोला है तो छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बढ़िया, ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है ना, ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए मतलब ट्रेनिंग की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, ट्रेनिंग देने का, है ना, ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया जो है उपाय क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर इन
चारों ऑप्शन जो है सही है, लेकिन अगर बात कर रहे हैं ट्रेनिंग का, तो छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल किया जाए। जब तक जैसे अगर आपको ये हमारा ज्यादा बेस्ट सही लग रहा है ए नंबर। जिस तरीके से आप देखोगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे हम जब किताबी जब पढ़ते हैं और उसको जब तक उस फील्ड में जा करके उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो हमें जो है उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आता है। अगर हमने ट्रेनिंग किसी भी चीज़ का लिया है ना, अगर हमने भाषण विधि के द्वारा अगर किसी भी चीज़ को सुना है, जब तक हम उस फील्ड में जा करके है ना कि नहीं देखेंगे, जब तक उसका पता नहीं चलेगा कि उसका रियलिटी क्या है। तो ये चारों ऑप्शन है तो सही, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर ट्रेनिंग देने की बात करती है, ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया, तो जिस भी कार्यक्रम में अगर उसको अच्छा नागरिक बनाना है, तो उसको किसी भी कार्य में जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम उस बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, उसमें शामिल करेंगे, तो उसकी जो सामाजिकता की जो भावना है, उसका कर्तव्य है, उसका पालन किस तरीके से करते हैं, उसका निर्वहन किस तरीके से करना है, तो बच्चे को ये चीजें जो है करेगा उस फील्ड में जाकर के, तभी बेहतर तरीके से वो समझ पाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दो का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, है ना। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी काम को हम अगर हम बता दें और जब तक उस काम खुद स्वयं से नहीं करेंगे, तो हमें उस काम के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगा, है ना। तो छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में है, जब तक हम शामिल नहीं करेंगे, तब तक उस बच्चे के अंदर समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति, नागरिकता के प्रति जो है उसके अंदर ये भाव विचार उतना ज्यादा डेवलप नहीं करेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा ए नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे इसी में देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि जो है प्राथमिक स्तर पर जो छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना जो है बेहतर होता है ना। मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा, जो उसका लोकल भाषा होता है, जो वो घर में अपने जो परिवार में भाषा जो बोली बोलता है ना, में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया है, छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि छात्रों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, और चौथा जो ऑप्शन है, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो है मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है। किस लिए बेहतर होता है, क्यों बेहतर होता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, है ना, कि क्या हो सकता है देखना, क्योंकि आगे चलकर नौकरी पाने की संभावना, इससे मातृभाषा से कोई लेना देना नहीं है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, छात्रों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है ना, हर बच्चा बुद्धिमान होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये हो सकता है। और आगे एक नंबर में छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक जो है वातावरण से होता है, ये हमारा ज्यादा सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चा है अपने इन्वॉल्वमेंट और जो भी घर में चीजें जो करता है, देखता है, जो भाषा बोलता है, स्वाभाविक रूप से उसका वातावरण होता है। पढ़ाई जो है उसका स्वाभाविक, छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में ही होता है, इसीलिए हम जो है मातृभाषा को हम ज्यादा महत्व देते हैं, कि मातृभाषा में अगर हम बच्चे को जो कुछ भी अगर बताने का प्रयास करते हैं, तो वो उन चीजों को जो हम बताने का प्रयास करते हैं, बच्चा पहले से ही 5 साल 6 साल का बच्चा जो रहता है, वो मातृभाषा में अपना इन्वॉल्वमेंट से जितना भी चीजें सीख करके आता है, हम जो बताने का प्रयास करते हैं उसको पहले से बच्चा जानता रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, कि छात्रों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होता है। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे इसी में। अगला प्रश्न हमारा चौथा, इसको देखेंगे, क्या कहता है कि आपके साथी शिक्षकों को यह पसंद नहीं है कि वह अपनी खाली पीरियड में अपने छात्रों के साथ खेले, है ना। आपके साथी शिक्षक को यह पसंद नहीं है ना। अगर एक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, तो आप अगर आपकी खाली पीरियड है, तो आप अपने कक्षा के छात्रों के साथ खेल रहे हैं, तो आप, है ना, तो अगला जो टीचर है उसके लिए है कि उसकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ खेलना बंद कर देंगे। अगर दूसरी टीचर जो है उसको अगर पसंद नहीं आ रहा है हमारा छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार, तो क्या हम खेलना बंद कर देंगे, उसकी बात की परवाह नहीं करेंगे, है ना, कि क्या बोलेगा उसकी हमें परवाह नहीं रहेगी, और इस संबंध में प्रधानाध्यापक से सलाह करेंगे, और अगला है साथ ही शिक्षक को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है ना। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर पहला नंबर को देखेंगे, तो उसकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के साथ खेलना बंद कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता है ना, निगेटिव है ये, और उसकी बात का परवाह नहीं करेंगे। ठीक,
और इस संबंध में प्रधानाध्यापक से सलाह करेंगे। साथ ही शिक्षक को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट उत्तर हो सकता है ना। आपके साथी शिक्षक को यह पसंद नहीं है कि आप खाली पीरियड में छात्रों के साथ खेले, तो आप है ना, तो साथी शिक्षक को समझाएंगे कि छात्रों के साथ खेलने में कोई भी बुराई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 4 नंबर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। आगे चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो छात्रों के चरित्र निर्माण में जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है धार्मिक शिक्षा की होती है महत्वपूर्ण स्थान, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका, या अध्यापक के उपदेशों का होता है, या महापुरुषों का जीवन गाथा पढ़ने की होती है, या स्वयं अध्यापक के आदर्श के चरित्र की होती है। ठीक है, तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है दोस्तों, है ना, तो इसमें क्या होगा कि छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी। तो इस और जो ऑप्शन दिया है तो इसमें जो है बच्चा जो है एनी टाइम जो है अपने विद्यालय में रहता है, और जैसे उसके टीचर्स करते हैं, मैडम करते हैं, सर करते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं टीचर भी उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हैं। क्योंकि टीचर जो है एक स्टूडेंट के लिए जो है एकदम, है ना, वो रियल उसका हीरो है, जो क्या कहते हैं अपने जैसे व्यवहार रखते हैं। टीचर जैसा व्यवहार रखते हैं बच्चों के साथ उसी के हिसाब से जो है बच्चा, क्योंकि जब से स्कूल में रहता है तब से शाम के जब तक छुट्टी नहीं हो जाता है तब तक बच्चा जो है टीचर के संपर्क में रहता है, और एक टीचर के चरित्र जैसा रहता है, उसके अंदर जैसा गुण रहता है, अपने बच्चे को वो सारा चीजें जो है ट्रांसफर करने का प्रयास करता है, वो सिखाता है सारी चीजें। इसीलिए है स्वयं अध्यापक के आदर्शों का चरित्र का, है ना, चरित्र की ये सबसे बेस्ट होगा कि छात्रों के चरित्र के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है स्वयं के अध्यापक के आदर्श चरित्रों का। इसका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के चरित्र डेवलपमेंट में, है ना, चरित्र के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा में छात्रों को नक्शे या फिर मानचित्र का अध्ययन करने का पहला पाठ पढ़ाते समय उन्हें जो है सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा, ये प्रश्न है हमारा। तो नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ बताएंगे, दूसरे में नक्शे पर खींची हुई लाइनें क्या है इसके बारे में बताएंगे, या नक्शे का पैमाना को समझाना है ना, या नक्शे में दिशा का ज्ञान कराएंगे। तो अगर कक्षा में छात्रों को मानचित्र के बारे में अगर पढ़ाना हो तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ाने से पहले जो है पढ़ाते समय जो है उन्हें सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा जिससे बच्चे का उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चे नक्शे में दिए गए रंगों का अर्थ बताना, क्योंकि नक्शे में बहुत सारा रंग बिरंगे रहते हैं तो वो चीजें उतना महत्व नहीं है, नक्शे पर खींची हुई लाइनों, है ना। तो सबसे पहले हम नक्शा में क्या बताने का प्रयास करेंगे, नक्शे में जो है दिशा का ज्ञान कराना हमारा जो सबसे पहला मानचित्र पढ़ाने ते समय, है ना। सबसे पहले जो है बच्चे को नक्शा में जो है दिशा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये सबसे ज्यादा सही लग रहा है, यही सही उत्तर होगा। नक्शे में दिशा का ज्ञान हम पहले कराएंगे, है ना। तो छठवां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, नक्शे में दिशा का ज्ञान हम कराना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे जो है गृह कार्य करके ना लाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर जो शिक्षक है वो होमवर्क देते हैं, होमवर्क अगर देता है और अधिकांश जो बच्चे हैं वो गृह कार्य अगर करके नहीं ला रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे गृह कार्य को कम कर देना चाहिए, है ना, जो जितना दे रहे हैं उससे कम कर देना चाहिए, या छात्रों को थोड़ा बहुत गृह कार्य कक्षा में ही करा देना चाहिए। अगला है यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था, या फिर छात्रों के अभिभावकों से कहें कि वे जो है छात्रों को गृह कार्य करने में मदद करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि कक्षा के अधिकांश बच्चे जो है गृह कार्य करके नहीं ला पा रहे हैं, है ना, नहीं लाए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो गृह कार्य को कम कर देना चाहिए, छात्रों को बहुत गृह कार्य कक्षा में करा देना चाहिए। और अगला है यह पता लगाना चाहिए, तो यही हमारा सही उत्तर हो सकता है कि यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था।
अगर हम आज किसी होमवर्क दे रहे हैं और अगर डेली बच्चा अगर करके ला रहा है ना, और ऐसा एक दिन आता है कि जो हमने होमवर्क दिया है उसको अधिकांश बच्चे जो करके नहीं ला पाए, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य जो हमने दिया था, जो होमवर्क हमने दिया था, वो कहीं ज्यादा कठिन तो नहीं था, उनके समझ से बाहर तो नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसीलिए ये सही हो जाएगा कि जो है यह पता लगाना चाहिए कि गृह कार्य अधिक कठिन तो नहीं था। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में। 8वां नंबर का प्रश्न देखेंगे क्या है कि प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप जो है उचित समझते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को जो है हम उचित समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है शिक्षक को प्रश्न कम से कम दो बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र या ना कहे कि उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्या कहता है कि प्रश्न पूछने के बाद छात्र को जो है सोचने का मौका दिया जाए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने के लिए कहिए। अगला है बेहतर है कि दो संबंधित प्रश्नों को मिलाकर प्रश्न पूछा जाए या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पूछने के लिए कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं, है ना। तो ये विधियां हैं प्रश्न पूछने की, है ना, तीनों विधियां हैं और सार में दिया है कि ये उपयुक्त में से सभी हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे सही है या नहीं है उसको देखेंगे, उपयुक्त में से सभी दिया है। तो पहला है शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहराना चाहिए ताकि कोई छात्र ये ना कहे कि उसे जो है प्रश्न नहीं सुनाई दिया। तो एक हद तक ये भी सही है कि कोई भी प्रश्न को कम से कम हम 2 बार जरूर पूछे। अगर कोई बच्चा बड़ी हॉल में बैठे हैं, बड़ी संख्या में अगर बच्चे हैं बैठे हुए हैं, तो कोई ये छात्र ना कहे कि हमें जो है प्रश्न सुनाई नहीं दिया, इसीलिए हम उसे आराम से धैर्यपूर्वक और आराम से 2 बार उसको दोहराने का प्रयास करते हैं, ये हमारा सही है। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दिया जाए, ये भी सही है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसे प्रश्न को देने के बाद जो है उसे सोचने का मौका देना चाहिए। इसके बाद जो है उसे उत्तर देने के लिए कहिए। आप 2 मिनट सोचिए, इसके बाद आप उत्तर दीजिए, ये भी सही है ना। बेहतर है कि 2 संबंधित प्रश्नों को मिलाकर भी पूछा जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, इस 8वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर, उपयुक्त में से सही, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है ये हमारे लिए सही है। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न देखेंगे तो विज्ञान का अध्यापक जो है बच्चों को समक्ष कोई प्रयोग कर रहा है ना, उसके सामने विज्ञान का अगर अध्यापक है तो बच्चों के सामने कोई प्रयोग कर रहा है और प्रयोग का अक्षेपित परिणाम नहीं निकलता है, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कक्षा के छात्रों से कहना चाहिए कि वे पाठ्य पुस्तक के उस पृष्ठ को खोल कर देखें जहां इस प्रयोग का विधि जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे चाहिए कि वह छात्रों को यह बता दे कि प्रयोग सफल नहीं हो पाया है और अब सब अध्यापक और सभी छात्र जो है मिलकर पता लगाएंगे कि उसमें कहां और क्या गलती हुई है। ठीक, अगला देखेंगे सी नंबर है छात्रों को यह नहीं बताना चाहिए कि प्रयोग असफल हो गया और वही प्रयोग फिर से करना चाहिए। आगे देखेंगे छात्रों से कहना चाहिए कि वे अगले दिन उस प्रयोग को पढ़ कर आए और तब फिर से किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है कि विज्ञान का जो अध्यापक है ना, विज्ञान का कोई टीचर है, बच्चों के समक्ष में कोई प्रयोग कर रहा है और प्रयोग का अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता है, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है बी नंबर होगा, इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। क्यों बी नंबर सही होगा, आप ध्यान से इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चाहिए कि वह छात्रों को बता दे, है ना, कि ये जो हमने प्रयोग किया था वो क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, और जो अब है छात्र और अध्यापक और सभी छात्र जो है मिलकर जो है पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसकी उन्होंने कहां पर और क्या गलती हुई उससे, जिसके वजह से जो है हमारा प्रयोग जो है सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे 10वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से क्या हो सकता है ना। छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा देने से, तो पहला ऑप्शन है इसके माँ बाप का इनके माँ बाप
प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाते हैं, अगर ज्यादा हम कठोर सजा दे दें तो क्या उसके माता पिता प्रधानाध्यापक से जो है शिकायत करने आ जाएंगे। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है, क्या हम कठोर सजा देंगे तो क्या स्कूल में अनुशासन अच्छा बना रहेगा। छात्र जो है स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जा सकते हैं, क्या हम अगर अपने विद्यालय का अनुशासन कठोरता नियम अगर ज्यादा पालन करेंगे तो स्कूल जो छात्र है स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में जा सकता है। आगे देखेंगे तो छात्र के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों कि अगर हम छात्रों को बहुत अधिक कठोर सजा अगर देने लग जाएंगे तो है ना, उसके माँ बाप अध्यापक से जो है प्रधानाध्यापक से शिकायत करने आ जाएंगे। स्कूल में अनुशासन अच्छा रहता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर। छात्रों के मन में जो है स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा कि छात्रों के मन में स्कूल के प्रति जो है उग्र जो है। आगे देखेंगे 11वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 11वां नंबर का प्रश्न है कि यदि कोई छात्र अकारण ही उसके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे, है ना। यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ अगर दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे तत्काल पीट देंगे। ठीक है, अगर कोई छात्र है आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्या आप उसे तत्काल पीटेंगे, उसकी शिकायत जो है उसके प्रधानाध्यापक से करेंगे या उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे या फिर यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा कि यह जानने का पहले कोशिश करेंगे कि छात्र ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है यदि आप अपने छात्रों को साथ जो है लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते हैं तो इससे छात्रों में क्या होगा, हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, खुद काम करके सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी या उपयुक्त में से तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, यदि आप अपने बच्चों को छात्रों को साथ लेकर के पाठशाला के बगीचे में अगर कुछ काम कराते हैं तो इसमें छात्रों में तो इससे छात्रों में क्या होगा, हाथ से काम करने का अभ्यास होगा, ये भी सही है। ठीक है, खुद काम करेगा तो सीखने का अवसर भी उसको मिलेगा, ये भी सही है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने की आदत भी पड़ेगी, है टीम वर्क बनेगा, है ना। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से तीनों ये हमारा सबसे बेस्ट तीनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी नंबर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों हमारा सही है ना। आगे देखेंगे 13 नंबर का जो प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, है ना। अगर आपकी कक्षा है तो उस कक्षा में आप किस तरीके से जो है करना पसंद करेंगे उसको देखेंगे। तो ये क्या कहा है, पहला है कि जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिसका उत्तर सभी छात्र दे सकेंगे, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। अगला है जिनका उत्तर जो है शायद ही कोई छात्र दे सके, जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। ऐसा भी प्रश्न नहीं पूछेंगे कि जो है बच्चा एकदम तत्काल बता दे, उसको सोचने का अवसर मिले। ठीक है, उसको सोचने का अवसर पड़े। जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को अपना रचनात्मक सोच जो है सकारात्मक दृष्टिकोण सोचना पड़े। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा कि जिसका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो हमारा क्लास था आपको पसंद आएगा, है। और इस क्लास में जितने भी मैंने थ्योरी कराए हैं और जितने MCQ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनता है जिससे आपको क्या है कि थ्योरी अगर आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझे रहेंगे तो सारा चीज़ें जो है आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।